हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। दोस्तों, आज हम लोग जीके का सेट नंबर 69 डिस्कस करेंगे। 68 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, एक एक सेट आपको मिल जाएगा। साथ ही ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं और एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। चलिए, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंशियंट हिस्ट्री का प्राचीन भारत क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? कब की खोज? हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? आर के नारायण, सुखलाल सांघवी, दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शन उसका ए बी सी या डी जो भी होगा आप लिख के इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो इसका सही जवाब है सी, जो कि है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और ये खोज कब की थी? तो 1921 में की थी, 1921 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? ये कानून क्या था? ये कानून ये था कि जो लड़कियां, जो लेडी, महिलाएं बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाया करती थी, तो पहले सती प्रथा था जिसमें उनको क्या करना पड़ता था कि पति के चिता के साथ उनको वो भी जल जाती थी। वो अंत हुआ। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह बना, जो कि विधवा का फिर से शादी हो सके, है ना। तो वो जो कानून बना वही पूछ रहा है कि विधवा कानून, पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1856, 1862, 1850 और 1865। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है 1856। तो ये जो था 16 जुलाई 1856 को, 16 जुलाई 1856 को जो है ये कानून पास हो गया था। और जो भारत में विधवा पुनर्विवाह आया है उसका श्रेय किनको जाता है? तो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। किसको जाता है? किनको जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। आप लिख लेंगे कि विधवा पुनर्विवाह कानून जो पास हुआ भारत में, इनका श्रेय किनको जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताना था, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां आपको इसका पीडीएफ विद आंसर भी मिलेगा, साथ ही आपको वहां पे क्विजेस भी मिलते हैं और एक डिस्कशन ग्रुप है, आप चीज़ें वहां पे पूछ भी सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। और दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान था उसका जो निर्माण किया गया किस योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन योजना। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब जाएगा बी को, दैट इज कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो सप्ताह के 4 दिन लाते हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज सोमवार है तो रविवार को कल भी आया था, अब शुक्रवार को आएगा और रविवार को, बुधवार को आएगा, फिर शुक्रवार को आएगा। तो ऐसे 25-25 क्वेश्चन का सेट आते रहता है जो परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, उनका सेट आता है, ताकि अगले एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी बात कर रही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहला पंचवर्षीय योजना था, वो किस चीज़ पे फोकस करता था? परिवहन पे, ऊर्जा पे, उद्योग पे, कृषि पे। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो कृषि, डी इसका सही जवाब होगा। कृषि पे ज़्यादा बल दिया करता था। ठीक है। अच्छा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इसके बारे में एक दो चीज़ और जानते हैं। ये कब से कब तक था? तो ये आया था 1951 से लेके 1956 तक। और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 1956। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कि ये जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर? उसका नाम था होल्डर डोमर मॉडल। क्या नाम था? होल्डर, लिख लेंगे आप, होल्डर डोमर
मॉडल, होल्डर डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका सही जवाब क्या था फ्रेंड्स? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो वो था कृषि। डी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। बहुत तरीके से शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, स्टेटस में लगा सकते हो। यूरोप और अफ्रीका का कौन सा जल मरुमध्य अलग करता है? बहुत बढ़िया है। यूरोप और अफ्रीका ये दो जो हैं, इनको कौन सा जल मरुमध्य अलग करता है? बेरिंग, जिब्राल्टर, डेनमार्क और मलक्का। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही जवाब क्या है दोस्त? सही जवाब है बी, दैट इज जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टेंट ब्रिज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? कौन सा स्टेडियम? टेंट ब्रिज स्टेडियम। ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी और क्रिकेट। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा क्रिकेट को, डी। अच्छा ये टेंट ब्रिज स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है, किंगडम में है। ठीक है, तो टेंट ब्रिज स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में। डी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला। न्यूटन का एसआई मात्रक क्या है? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? अच्छा एसआई मात्रक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या होता है? उसका पूरा नाम था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट लिखते हैं इसको, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो भारतीय न्यूटन जो है वो किसका एसआई मात्रक है? चाल का, समय का, बल का या आवेग का? सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब जाएगा बल का, यानी सी इसका सही जवाब था। फ्रेंड्स इसका टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर जाइए जिसका नाम है क्विज 742। वहाँ पे इसका PDF विथ आंसर मिल जाएगा, साथ ही वहाँ पे क्विजेस भी मिलेंगी, साथ ही आप चीज़ों को डायरेक्टली मुझसे पूछ भी पाओगे, है ना। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी खोज किन्होंने की थी? हेनरी बैकरल, जॉन डाल्टन, पियरे मैककेन और एडविन हबल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किन्होंने की थी। तो सही जवाब क्या होगा फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा हेनरी बैकरल को। हेनरी बैकरल ने की थी, और कब की थी? तो 1896 में, 1896 में की थी। ठीक है, 1896 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, लोग गलती करते हैं। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? क्या इसका क्वेश्चन आना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 11, 7, 8 और 9। तो हुआ क्या था, पहले सौर परिवार में 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो जिसका नाम क्या है? यम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? यम। उसको ग्रह से हटाकर बौने ग्रह के ग्रुप में कर दिया गया है। बौने ग्रह के ग्रुप में कर, यानी ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया। इसलिए समझिएगा, प्लूटो को बौने ग्रह के ग्रुप में डाल दिया गया। वो ग्रह के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि पूरा नहीं करते थे, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब 9 ग्रह ना होके अब सिर्फ सौर मंडल में 8 ग्रह की ही गिनती होती है। तो किसे हटाया गया? अंग्रेजी में प्लूटो बोलते हैं, हिंदी में यम बोलते हैं, जिसको अब ग्रह ना बोल के बौना ग्रह बोला जाता है। प्लासी युद्ध में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेज की सेना थी उनका नेतृत्व किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताने के। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखो थोड़ा सा जानते हैं। ये बात है 1757 की, 1757 जून की बात है, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला, नाम तो सुना ही होगा। तो बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी। और प्लासी कहाँ पे? प्लासी एक जगह है, ठीक है, एक जगह है, और ये किस नदी किनारे पड़ता है? तो गंगा नदी किनारे की बात है, ठीक है, गंगा नदी किनारे हुआ था। प्लासी जगह का नाम था। तो वहीं पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक लड़ाई हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। कब हुई थी? ये हुई थी 23 जून
23 जून 1757 की बात है, 1757 की बात है। तो सिराजुद्दौला हार गए थे। ये होता है पलासी लड़ाई के बारे में मैं थोड़ा सा बता दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या अंग्रेजी सेना थी, उसका जो पूरा कंट्रोल था, पूरा जो मॉनिटरिंग था, नेतृत्व था, वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और हारा कौन था? सिराजुद्दौला हार गए थे उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। भारतीय संविधान में भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो लैंग्वेजेज भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, वो किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची 8, 7, 9 और अनुसूची 5, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है अनुसूची 8, ए इसका सही जवाब है। दोस्तों आपको एक टास्क देता हूँ। कल भी मैंने एक टास्क दिया था और एक मेरे भाई ने उसका रिप्लाई भी दिया है। आज का टास्क ये है कि आप बताएंगे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और हम फिर अगला वीडियो कब लेके आएंगे? फ्राइडे को लेके, वेडनेसडे को लेके आएंगे। आज मंडे है तो वेडनेसडे को अगला वीडियो आएगा। भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? रावी, झेलम, चिनाब और सतलुज। कहीं कहीं सतलुज को सतलज भी लिखेगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सतलज हो या सतलुज हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो भांकड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है? तो सही जवाब है सतलज, डी इसका सही जवाब है। अच्छा, सतलज का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन ये आ चुका है। सतलज का प्राचीन नाम क्या था? तो उसका नाम था शतुर्दी। क्या नाम था? शतुर्दी उसका प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? देखो, भूदान आंदोलन क्या था? भूदान आंदोलन ये था कि स्वेच्छा से भूमि सुधार करने की बात थी, उसके लिए एक आंदोलन था। तो चाहे ये कोशिश ये थी कि सरकारी तरीके से ना होकर एक आंदोलन के तहत भी भूमि में सुधार किया जाए। समझा जाएगा, सरकारी तरीके से ही नहीं बल्कि एक आंदोलन के तौर पे भी भूमि में स्वैच्छिक सुधार की जाए। इसी का नाम दिया था भूदान आंदोलन। और इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में की गई थी। कब की थी? 1951 ईस्वी में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। विनोबा भावे, बी इसका सही जवाब था। तो भूदान आंदोलन क्या था कि स्वेच्छा से भूमि सुधार हो और वो एक सरकारी प्रक्रिया ना बल्कि एक आंदोलन की प्रक्रिया से हो, वो था भूदान आंदोलन। और वो शुरुआत 1951 में 1951 में विनोबा भावे ने किया था। तो बी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना कि इंग्लिश जो एजुकेशन था उसकी शुरुआत किसने की थी? कहाँ पे? तो भारत में। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा ये मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को जाएगा। और कब किया था उन्होंने? 1835 में किया था, 1835 में किया था, सॉरी 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाइए जिसका नाम है क्विज 742। साथ ही चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या वीडियो देख सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जुलाई, 15 मार्च और 12 जनवरी। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब है 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो डी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो सारे जारी किए थे वो किस धातु के थे? चांदी, सोना, पीतल और तांबा। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? सही जवाब है सोना। सोना के किए गए थे, बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से,
थोरियम से, प्लूटोनियम से और रेडियम से। तो बॉक्साइड इसका एक एस्क है और इसका सही जवाब क्या हो गया? बॉक्साइड, ए इसका सही आंसर था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और फिर से बता दूं वीडियो हम लोग कब कब लेके आते हैं? संडे को, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आज सोमवार है, अगला वीडियो बुधवार को आएगा, फिर शुक्रवार को आएगा। हर इस तरह से वीडियो आते हैं। 25 क्वेश्चन का सेट होता है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए होते हैं, इसलिए आपको आने का बहुत ज़्यादा चांस है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल और उत्तराखंड। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स इसका? तो सही जवाब है केरल। नीलगिरी के पहाड़ियों में ये शांत घाटी है। कहाँ पे? तो नीलगिरी के पहाड़ियों में, लिखिएगा इसको, नीलगिरी के पहाड़ियों में शांत घाटी है और ये कहाँ पे है? तो केरल में है। सी इसका सही जवाब था। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों से लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है मुझे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, विवेकानंद, विश्वनाथ दत्त और दयानंद। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही जवाब जाएगा ए को, जिसका नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। ए इसका सही जवाब था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कथक, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा उत्तर प्रदेश को जाएगा। बी इसका सही जवाब था। अच्छा, उत्तर प्रदेश का और 2 डांस है जो बहुत फेमस है। एक का नाम है रास, एक का नाम है जोगनी। ये दोनों एग्जाम में आ चुका है। रास और जोगनी ये 2 डांस हैं जो लोक नृत्य हैं, वो यूपी के फेमस हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पे नए हैं या वीडियो देख रहे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्या एकदम मस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुना ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन का नाम सुना ही होगा आपको। इन्होंने फार्मूला दिया था E=mc², अगर सुना हो तो। इसके बारे में कभी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बांसुरी, पियानो, गिटार और वायलिन। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स का? तो सही जवाब है वायलिन, जबकि ऑप्शन नंबर डी। और ये चीज़ इन्होंने किनसे सीखा था पता है? ये चीज़ इन्होंने सीखा था अपनी माँ से बजाने सीखा था वायलिन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन सी, डी, ए और ई। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा डी को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही और जान लें कि विटामिन डी अगर बॉडी में सही से रहता है तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये हमारी बॉडी में, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्षय रोग होने का खतरा पड़ जाता है, और बच्चों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स। कई बार एग्जाम में आ चुका है। रिकेट्स बीमारी किससे होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी सबसे मुख्य स्रोत है विटामिन डी का। तो रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से क्षय रोग और कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। और अगर विटामिन डी बॉडी में सही सलामत है, अच्छी मात्रा में है, तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होती और आपकी हड्डी भी मजबूत होती है। चट्टान पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चट्टान पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किन्होंने की थी? सैलोमैन, जावा मानव, क्रीमेनॉन मानव और पिकिंग मानव। तो सही जवाब है क्रीमेनॉन मानव। इन्होंने ही सबसे पहले चट्टानों पर चित्रकारी की थी। सी इसका राइट आंसर है। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद क्या था? जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था, तो वो जो एक परिषद, एक जो कमेटी थी, उसी को विभाजन परिषद बोला जाता था। समझ गए कि इंडो और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो अलग अलग हो गए, तो ये विभाजन परिषद के ही सपोर्ट से हुआ था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन को जाता है। बी इसका सही जवाब था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? बीजिंग, न्यूयॉर्क, दिल्ली और मॉस्को।
तो सही जवाब है मास्को, डी इज द राइट आंसर। और आपको एक टास्क फिर दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मास्को कहां पर है, और अगर राजधानी है किसी देश की तो किस देश की राजधानी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो डी इसका सही जवाब था। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, क्विज 742 को, वहां विद आंसर मिल जाएगा। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके बुधवार को, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।